टाइप्स ऑफ एरिथमिया। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिया। तो हम एरिथमिया की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि एरिथमिया कितने तरह का होता है। जब भी हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी ना किसी चीज को बेस मान के चलते हैं कि उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिया पढ़ रहे हैं तो हम बेसिस मान के चल रहे हैं कि जो आपके हार्ट के अंदर सिस्टोल या डायस्टोल हो रहे हैं, या आपके हार्ट के अंदर जो भी सिस्टोल या डायस्टोल या जो भी कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है, उसके लिए जो इंपल्स जनरेट हो रही है वो ऐसे नोड से होनी चाहिए। यानी आपके हार्ट का जो पेसमेकर है, पेसमेकर मतलब जो उसमें सिस्टोल और डायस्टोल कराने वाला है, आपके हार्ट में जो सिस्टोल और डायस्टोल कराने वाला है, इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने वाला है, वो ऐसे नोड है या नहीं, इस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम किस पे करेंगे कि बेसिस क्या होगा क्लासिफिकेशन का, बेसिस क्या होगा हमारा, बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का कि ऐसे नोड इज पेसमेकर और नॉट। ठीक है, ऐसे नोड अगर आपका पेसमेकर है या फिर नहीं है, यानी ऐसे नोड की वजह से पूरे हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पर हम इसको दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है नॉर्मोटोपिक एरिथमिया। तो जो पहला टाइप है वो है नॉर्मोटोपिक एरिथमिया। नॉर्मोटोपिक एरिथमिया, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है हमारा वो है एक्टोपिक एरिथमिया, ठीक है, एक्टोपिक एरिथमिया। तो नॉर्मोटोपिक एरिथमिया और एक्टोपिक एरिथमिया में क्या डिफरेंस है? अगर इफ पेसमेकर इज ऐसे नोड, अगर आपके हार्ट के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल ऐसे नोड की वजह से आ रहे हैं, यानी पेसमेकर ऐसे नोड है, और तब भी आपका हार्ट अगर एरिथमिया शो कर रहा है, तब उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? नॉर्मोटोपिक एरिथमिया। और अगर आपका हार्ट में पेसमेकर, इफ ऐसे नोड इज नॉट पेसमेकर, ऐसे नोड इज नॉट पेसमेकर, तब जो एरिथमिया हो रहा है तब उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टोपिक एरिथमिया। यानी सिंपल है, अगर ऐसे नोड पेसमेकर है तब एरिथमिया हो रहा है तो नॉर्मोटोपिक एरिथमिया। अगर ऐसे नोड पेसमेकर नहीं है तब जो एरिथमिया हो रहा है वो एक्टोपिक एरिथमिया। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ऐसे नोड पेसमेकर है तब तो चीजें नॉर्मल है, क्योंकि आपने अपनी दूसरी कंडीशन में यही तो कहा था, आपने अपनी कंडीशन में यही तो कहा था कि ऐसे नोड मस्ट बी पेसमेकर, और ऐसे नोड पेसमेकर है तो फिर एरिथमिया क्यों है? यह सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि ऐसे नोड पेसमेकर है तो एरिथमिया क्यों है। ठीक है, ये बात तो दूसरे वालों को समझ में आता है कि अगर ऐसे नोड पेसमेकर नहीं है तो एरिथमिया होगा, और उसका नाम क्या होगा? एक्टोपिक एरिथमिया। बट ये वाला केस समझाइए, यहां तो ऐसे नोड पेसमेकर है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा था कि ये चारों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। सपोज कर लीजिए कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, ये तीनों, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। ऐसे नोड पेसमेकर भी है, प्रॉपर कंडक्टिंग पाथवे भी फॉलो हो रहा है, और स्पीड भी क्या है? वेलोसिटी भी जो है इंपल्स की वो भी सेम है। लेकिन अगर आपका ऐसे नोड आपके हार्ट को 100 से ज्यादा बार बीट करवा रहा है, या फिर 60 से कम बार बीट करवा रहा है, यानी अगर आपकी पहली कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तब भी आपका हार्ट जो है वो एरिथमिया में कहलाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऐसे नोड आपका पेसमेकर है, बट अगर आपका हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 100 है, क्या है? ग्रेटर देन 100 है, या फिर लेस देन 60 है, तब भी आपको क्या हो जाएगा? एरिथमिया हो जाएगा। और जब आपका ग्रेटर देन 60 होता है तब हम इसको बोलते हैं साइनस टैकीकार्डिया, और जब 60 से कम होता है तब हम इसको बोलते हैं साइनस ब्रेडी कार्डिया। तो हमने आपको बेसिकली क्या समझाया
कि अगर ऐसे नोड पेसमेकर हो तब भी एरिथमिया हो सकता है। वो तब हो सकता है जब आपका ऐसे नोड 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार इंपल्स भेज रहा हो, यानी इंपल्स बहुत ज्यादा भेज रहा है, या फिर इंपल्स बहुत कम भेज रहा है, 60 से भी कम भेज रहा है। तो ये दोनों ही केस में आपका हार्ट केस में कहलाएगा, एरिथमिया में कहलाएगा, इवन ऐसे नोड इज द पेसमेकर। तो हम सबसे पहले नॉर्मल टॉपिक एरिथमिया है पहला वाला, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे एक्टोपिक पे। तो हम क्या पढ़ रहे थे बेसिकली, हम पढ़ रहे थे पहला नॉर्मोटोपिक एरिथमिया, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, गलत हो सकती है, ठीक है। एरिथमिया, तो इसमें क्या होता था, ऐसे नोड इज पेसमेकर, ऐसे नोड इज पेसमेकर, बट हार्ट इज नॉट इन नॉर्मल रिदम, नॉर्मल रिदम। ऐसे नोड पेसमेकर है तब भी हार्ट आपका नॉर्मल रिदम में नहीं है। इसके टाइप समझ लेते हैं। तो इसके टाइप्स बेसिकली, पहला इसका जो टाइप्स है वो है साइनस टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया, ये इसका पहला टाइप है, टैकीकार्डिया। इसमें क्या होगा कि अगर आपका ऐसे नोड जो है वो सेंडिंग इंपल्स ग्रेटर देन 100 इन 1 मिनट, अगर आपका हार्ट 1 मिनट में 100 से ज्यादा इंपल्स भेज रहा है, ठीक है, अगर आपका हार्ट 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार इंपल्स भेज रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइनस टैकीकार्डिया बोलेंगे। और आपका हार्ट किस में चला जाएगा, एरिथमिया में चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपका हार्ट इतनी ज्यादा इंपल्स क्यों भेज रहा है 1 मिनट में? तो इसके कोई भी रीजन हो सकते हैं। इसका कोई फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है, या फिर आपका कोई पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता है। तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं कि आपका हार्ट 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार इंपल्स भेज रहा है? तो कॉज इसके क्या हो सकते हैं, एक तो इसके पैथोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं और एक फिजियोलॉजिकल। तो इसके क्या हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कॉज या फिर पैथोलॉजिकल कॉज, पैथोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कॉज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे समझिए फिजियोलॉजिकल कॉज की बात करें तो सपोज करिए अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, जब एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपका हार्ट बहुत तेजी से बीट करने लगता है। तो ये 1 मिनट में 60-72 से ज्यादा बहुत ज्यादा इंपल्स सेंड करने लग जाएगा आपके ऐसा नोड। एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट बहुत तेजी से बीट करेगा और आपका हार्ट 1 मिनट में, या ऐसे नोड 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार इंपल्स भेज देगा। उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। दूसरा जो है इमोशंस में, गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, हार्ट रेट फास्ट हो गया है। तीसरा कोई रीजन है, आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, ऊंचाई पे चले गए, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल कॉज क्या हो सकता है, आपको फीवर हो गया किसी भी कॉज की वजह से, तो आपका हार्ट रेट 100 से ऊपर जा सकता है। दूसरा, अगर आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई है, एनीमिया कम हो गया है, आपको एनीमिया हो गया है, तो उस टाइम ब्लड कम होता है और पूरी बॉडी में भेजना होता है, तो आपके हार्ट पे लोड आ जाता है और हार्ट क्या करता है, जल्दी जल्दी उसको क्या करने लगता है, पुश करने लगता है, ताकि हार्ट से ब्लड बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाए। या फिर एक कंडीशन हो सकती है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो थायरॉक्सिन ज्यादा निकलता है, थायरॉक्सिन ज्यादा निकलता है तो आपका बीएमआर बढ़ जाता है, और बीएमआर बढ़ता है तो आपका हार्ट रेट भी उसमें बढ़ जाता है। तो नॉर्मोटोपिक एरिथमिया था जिसमें ऐसे नोड पेसमेकर है, फिर भी आपका हार्ट रिदम में नहीं है। उसका एक केस था साइनस टैकीकार्डिया, जिसमें आपका ऐसे नोड इंपल्स जो जनरेट कर रहा है वो 1 मिनट में 100 से ज्यादा इंपल्स जनरेट कर रहा है, और उसके फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कॉज हम बता चुके हैं। अच्छा, इसमें ईसीजी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर आपने ईसीजी देखा हो तो ये पी वेव होती है, फिर यहां से क्यू आर एस, फिर फिर टी वेव आती है, ठीक है, टी वेव आती है फिर, और टी वेव के बाद फिर से यही रिपीट होने लगता है। फिर ये सही सेम पी, फिर क्यू आर एस, और फिर वापस से ठीक। तो अगर ट्रैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया में ईसीजी पे क्या फर्क आएगा, ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, तो वो समझिए। देखो ये आर है, क्यू आर एस, ये आपको बताइए, पी क्यू आर एस टी,
द टाइम बिटवीन 2 आवर, ये एक हार्ट रेट होता है, एक हार्ट रेट का टाइम होता है 0.8 सेकेंड, एक हार्ट बीट का टाइम होता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब आपका हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम से ज्यादा बार धड़क रहा है, मतलब बीट कर रहा है, यानी 100 से ज्यादा बार, तो ये टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो जब ये टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो जो आप ईसीजी पढ़ते हो उस ईसीजी में इन दो आर वेव के बीच में जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 आर वेव विल गेट शॉर्ट। तुम खुद सोचो, पहले क्या था, 60 सेकेंड थी और 72 टाइम्स बीट करता था, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 60 सेकेंड थी और 72 टाइम्स बीट करता था, तो अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड के करीब आता था। अब मान लीजिए अगर 60 सेकेंड्स में 100 टाइम बीट करेगा तो कितना हो जाएगा, 0.6, 0.6 यानी क्या हो जाएगा, ये टाइम रिड्यूस कर जाएगा। तो जो दो आर वेव है इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा जब आप इसका ईसीजी देखोगे तो, ठीक है। तो पहला केस था नॉर्मोटॉपिक एरिथमिया का केस साइनस टैकीकार्डिया। इसी का दूसरा केस देखते हैं, नॉर्मोटॉपिक एरिथमिया का दूसरा केस देखते हैं और इसके दूसरे केस को स्टडी करते हैं। एंड दूसरा केस है साइनस ब्रेडी कार्डिया, साइनस ब्रेडी कार्डिया। इसी का दूसरा केस क्या है, साइनस ब्रेडी कार्डिया। अब देखो इसमें क्या होता है, आपका जो ऐसे नोड है वो सेंड करता है इंपल्स लेस देन 60, तो लेस देन 60 इंपल्स सेंड करेगा तो क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाएगा। देखो ऐसे नोड ही भेज रहा है इंपल्स, लेकिन अब रिक्वायर्ड अमाउंट से, नॉर्मल रेंज से कम भेज रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरिथमिया हो जाएगा। और इस टाइप के एरिथमिया को क्या बोलते हैं हम, साइनस ब्रेडीकार्डिया। अब इसके भी कोई पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कॉज आएंगे, तो चलो देख लेते हैं इसके फिजियोलॉजिकल कॉज और एक इसके पैथोलॉजिकल कॉज। तो इसमें जो फिजियोलॉजिकल कॉज होता है, जब आप सो रहे हैं, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका बीएमआर कम होता है और आपका जो हार्ट रेट होता है वो भी कम होता है। दूसरा, अगर आप एथलीट के हार्ट की बात करो तो एथलीट के हार्ट की जो वॉल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं सॉरी, वो बहुत ज्यादा स्टिफ होती हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, तो उनके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बहुत ही कम हो पाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो एक इसका केस है एथलीट हार्ट, ठीक है। पैथोलॉजिकल कॉज देखें तो, अगर हम पैथोलॉजिकल कॉज की बात करें तो अगर आपके एसओ नोड में कोई डिसऑर्डर हो जाए, अगर आपके एसओ नोड में कोई खराबी आ गई है, जाहिर सी बात है वो कम परफॉर्मेंस दे रहा है, 60 टाइम से कम इंपल्स सेंड कर रहा है। दूसरा जो कंडीशन है वो हो सकता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो आपका थायरॉक्सिन कम निकलेगा, थायरॉक्सिन कम निकलेगा तो बीएमआर कम होगा, और बीएमआर कम होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। या फिर एक कंडीशन इसकी ये है कि जॉन्डिस में भी, जॉन्डिस के केस में भी आपका हार्ट रेट जो होता है वो कम होता है। तो ये कंडीशन थी साइनस ब्रेडीकार्डिया की, जो कि नॉर्मोटॉपिक एरिथमिया का एक एग्जांपल है। इसमें अगर आप ईसीजी का कंसेप्ट देखो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा प्रीवियस वाले केस में, तुम समझ सकते हो इस बात को। ये पी वेव, ठीक है, रफली बना देते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर तो नहीं बनाएंगे सबसे ज्यादा। ये QRS, ठीक है, ये T एंड दिस अगेन P एंड दिस QRS अगेन एंड दिस अगेन T, ठीक है। तो यहां आप क्या होगा, ये R और ये R, तो इस बार तो टाइम ज्यादा मिल रहा है, 60 है और 60 में 60 परफॉर्मेंस, 60 मान लीजिए, वैसे तो और कम ही होती है, बट हम 60 में से 60 भी मान लें तो पूरी 1 सेकंड मिलती है। इससे पहले 0.8 सेकंड थी, अब 1 सेकंड मिल रही है पूरी, यानी ज्यादा मिल रही है। 0.8 बड़ा होता है या 1? कुछ बच्चे कह रहे होंगे 0.8, वो 0.8 है और यहाँ 1 है, तो 1 बड़ा है ना, 1 सेकंड बड़ा है। तो अब क्या होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, दो आर वेव के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब आप ईसीजी देखेंगे तो आर वेव के बीच में जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब तक हम पढ़ क्या रहे हैं, कुछ बच्चे तो भूल गए होंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था। बेसिकली हम पढ़ रहे थे एरिथमिया, वापस बता देते हैं थोड़ा सा कि पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। एरिथमिया, ठीक है। तो एरिथमिया के हमने बताया था 2 तरह की होती है, एक तो नॉर्मोटोपिक, ठीक है, नॉर्मोटोपिक
और एक था एक्टोपिक। ठीक है, अगर ऐसे नोड पेसमेकर है तो नॉर्मोटोपिक, और ऐसे नोड पेसमेकर नहीं है तो एक्टोपिक। इसके हमने आपको दो केसेस बता दिए, एक बता था साइनस टैकीकार्डिया, एक बता दिया साइनस ब्रैकीकार्डिया। इसका एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं साइनस एरिथमिया। तो इसके दो टाइप्स आपने पढ़ लिए, साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रैकीकार्डिया, और एक और टाइप हम बताने वाले हैं इसके बारे में, साइनस एरिथमिया। ये साइनस एरिथमिया क्या होता है ये समझिए। तीसरा है साइनस एरिथमिया। तो साइनस एरिथमिया क्या होता है? इफ हार्ट रेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज ड्यू टू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की वजह से अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो उस केस में जो एरिथमिया होता है उसको बोलते हैं हम साइनस एरिथमिया। देखो, जैसे आपको जनरली पता है कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये बात इतनी क्लियर है। एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप ब्रीथिंग करते हो, क्या करते हो? ब्रीथिंग करते हो, तो जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। क्या करता है? हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब आप एक्सपायरेशन करते हो तो आपका जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, यानी इंस्पिरेशन में आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है और एक्सपिरेशन में आपका हार्ट रेट डिक्रीज कर जाता है। अगर आप इसके पीछे कंसेप्ट समझना चाहते हो तो वो भी समझ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इंस्पिरेशन कर रहे हैं। जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो आपका जो इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम होता है, इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम जो होता है, पहले प्रेशर के बारे में बताते हैं। तो प्रेशर कम हो जाता है, इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तभी तो ब्रीथिंग में एयर अंदर की तरफ जाती है। एक्चुअली प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब आप लंबी सांस लेते हैं तो आपका जो डायफ्राम है वो ऐसे डोम शेप की जगह फ्लैट हो जाता है। डोम शेप से क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और आपका जो रिब केज है वो आउटवर्ड की और ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे क्या होता है? आपका वॉल्यूम तो बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम तो बढ़ जाता है लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। कैसे? जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो आपका डायफ्राम जो पहले इस तरीके से डोम शेप में था, इस डोम शेप से वो अप्रोक्सीमेटली फ्लैट हो जाता है। तो पहले इतना वॉल्यूम था, अब इतना वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है या प्रेशर कम होता है तो यहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लंग्स पे जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होता है तो लंग्स पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये एक वेगल नर्व के थ्रू क्या भेजते हैं? एक इंपल्स जनरेट करते हैं, और ये इंपल्स कहां जाती है? आपके मेडुला ऑब्लोंगोटा के वैसोडाइलेटर एरिया में चली जाती है, और वहां जाके हार्ट रेट को कहां कर देती है? इंक्रीज कर देती है। तो वैसोडाइलेटर एरिया कहां प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगोटा में। तो बात समझ आई? जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लंग पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक वेगल इंपल्स जनरेट करते हैं जो वैसोडाइलेटर एरिया में जाके हार्ट रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। एक्सपिरेशन का इसका जस्ट उल्टा है। एक्सपिरेशन का केस देखो तो जस्ट उल्टा है। वहां पे क्या है? इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाएगा और इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जो रिसेप्टर्स एक्टिवेट थे, ये यहां पे क्या थे? एक्टिवेट थे, ये क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं। डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो कोई नो वेगल इंपल्स, कोई इंपल्स नहीं जाती, और कोई इंपल्स नहीं जाती तो आपका वैसोडाइलेटर एरिया नो एक्टिवेट। ये जो वैसोडाइलेटर एरिया है नो एक्टिवेट, ये एक्टिवेट नहीं होता है। नो एक्टिवेशन ऑफ वैसोडाइलेटर एरिया, और हार्ट रेट भी आपका इंक्रीज नहीं होता है। नो इंक्रीज हार्ट रेट, तो आपका हार्ट रेट क्या रहता है? थोड़ा नॉर्मल रहता है, या फिर नॉर्मल से कम रहता है। जितना कम इंपल्स जाएगा, जितना ये कम इंपल्स जाएगा, यहां से कम इंपल्स जाएगा, उतना ही हार्ट रेट क्या हो जाएगा? कम होता रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इंस्पिरेशन से हार्ट रेट बढ़ता है और एक्सपिरेशन से हार्ट रेट घटता है। ठीक है,
तो अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम साइनस एरिथमिया। क्या बोलते हैं, साइनस एरिथमिया।